वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारी क्लास 10th के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी एसएसटी के लिए। और इसी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को। किसको? मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में, विस्तार में, मात्र 30 मिनट के अंदर में रिवीजन करने की कोशिश करने वाले हैं इस चैप्टर को आज के इस लेक्चर के अंदर में। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मीठा सा चैप्टर है और पूरी डिटेल में कवर करेंगे। पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। ये जो हमारे नोट्स हैं, ये नोट्स आप अपने एनसीईआरटी से मैच करके देख लेना, एग्जैक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, एग्जैक्ट इन द सेंस छोटे नोट्स हैं, कंसाइज हैं, लेकिन स्टिल एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं गया है इस नोट्स के अंदर में, शॉर्ट नोट्स के नाम पर। ठीक है, बाकी हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि 30 to 35 मिनट्स में कवर कर लें। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, मैं कहता हूँ आपके एसएसटी का सबसे इजी चैप्टर अगर कोई है ना तो वो ये वाला चैप्टर है। सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरे एसएसटी का। मात्र 30 to 35 मिनट्स में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरे यूट्यूब पे इससे बेटर लेक्चर इस चैप्टर के लिए नहीं मिलने वाला। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो प्यारा प्यारा लेक्चर है हमारा, 1.5x पे लगा दो और आधा घंटा सुन लो। ट्रस्ट में आपको ये चैप्टर से प्यार हो जाएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप बस 2 बार लेक्चर देख लेना, फिर अपने नोट से कर लेना, आपका डन, काम सील डन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आइए बढ़िया बढ़िया शुरू करते हैं। ये अपना रहा इस चैप्टर का जो है रोड मैप है। वन शॉट के अंदर में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रोड मैप पहले समझाऊं, उसके बाद कंसेप्ट समझाऊं। अरे सीधे सीधे कंसेप्ट पे चलते हैं यार, आ जाओ आ जाओ, सीधे सीधे अपन चैप्टर पे चलते हैं फटाफट। ये रहा हमारा चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत एक मीठे मीठे एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, एक बढ़िया एग्जाम्पल लूंगा और फिर इसी एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझाऊंगा तुम लोगों को। मान लो विराट कोहली जी हैं और हमारे धोनी जी हैं। तो ये है भोली जी, ये है धोनी जी। तो भोली जी एंड धोनी जी, एक दिन भोली जी जो है वो रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, स्टेडियम में जा रहे थे क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए वो स्टेडियम में जा रहे थे, एकदम बैट वेट लेकर के, सारी चीज़ें है ना, पैड्स लिए थे, बैट लिया था, सब कुछ लेके एकदम प्रॉपर रेडी होकर निकले थे घर से स्टेडियम की तरफ। लेकिन स्टेडियम पहुंचते पहुंचते बीच में उन्हें याद आया हेलमेट ही भूल गया। तो अब उन्हें हेलमेट लेने अगर घर पे वापस जाना पड़ता तो उनका घर, जहां वो थे वहां से उनका घर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। तो हमारे प्यारे भोली जी ने सोचा कि क्यों ना हम हेलमेट के बिना खेल लें। बट तब रास्ते पे चलते चलते उनको बीच में धोनी जी दिखे, धोनी जी मिल गए। अब धोनी जी जो है वो भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने ही जा रहे थे। ठीक है, वो क्या है ना, आरसीबी और सीएसके का मैच था, तो दोनों प्रैक्टिस करने ही जा रहे थे। ठीक है, तो बीच में जो है धोनी जी भी मिल गए। अब ध्यान से सुनना, धोनी जी की थोड़ी सी कथा अलग है। वो क्या है, उनके पास बाइक की बहुत सारी कलेक्शन है ना, तो हेलमेट्स तो उनके पास अनगिनत है। तो वही एक हेलमेट पहन के आ गए थे वो प्रैक्टिस करने, लेकिन जोश जोश में वो बैट लाना ही भूल गए। ठीक है, तो उनके पास बैट था नहीं, विराट जी के पास बहुत सारे बैट्स थे, वो हेलमेट लाना भूल गए थे। और धोनी जी के पास बैट्स बिल्कुल नहीं थी, हेलमेट बहुत सारे थे उनके पास, बिकॉज गाड़ियाँ ही इतनी तो हेलमेट्स काफ़ी थे, बट बैट थी नहीं। तब दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना, तो धोनी जी ने विराट से कहा, भोली जी से कहा कि चीकू एक काम करते हैं अपन, तेरे पास बैट है, हेलमेट नहीं है, मेरे पास हेलमेट है, बैट नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज कर लेते हैं, तेरे पास एक्स्ट्रा बैट है ना, तो एक काम कर, एक्स्ट्रा बैट मेरे को दे दे, है ना, और मेरे पास इतने सारे हेलमेट है, इसमें से एक हेलमेट उठा के तू ले ले, तेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आखिर में जीतना तो सीएसके नहीं है। हाँ जी, तो यही चीज़ इन दोनों ने करी। ठीक है, मतलब भोली जी ने अपनी बैट उठा करके धोनी जी को दी और धोनी जी ने अपना हेलमेट उठा करके विराट जी को दे दिया। दोनों ने प्रैक्टिस करी, आरसीबी जीत गई। ठीक है, अब यही जो ट्रांजेक्शन हुई है पूरी की पूरी, जो मैंने तुमको समझाई है, यही होता है बाटा सिस्टम। ये होता है बाटा सिस्टम। ठीक है, आज आज के टाइम पे हम लोग पैसे का यूज़ करते हैं फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, लेकिन आज से पहले जब पैसा एज अ मनी हुआ नहीं करता था, जब करेंसी नहीं हुआ करती थी, अब इतना गरीब हूँ कि मेरे को दिखाने के लिए, डेमो के लिए एक नोट भी नहीं है। ठीक है, ना ही चिल्लर है मेरे पास, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ मैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये तो बाकी बात हो गई। टॉपिक पे आता है। जब पहले के टाइम पे पैसा नहीं यूज़ हुआ करता था, तब बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे लोग।
मतलब सामान के बदले में सामान का लेन देन करना, ठीक है, सामान के बदले में सामान का लेन देन करना। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हो क्या रहा है मालूम है, विराट जी के पास ना हेलमेट की कमी है, और जिस चीज़ की उनके पास कमी है, जो चीज़ उन्हें चाहिए, वही चीज़ धोनी जी के पास अवेलेबल है, और धोनी जी को जो चीज़ चाहिए वो विराट जी के पास अवेलेबल है। इसी रीजन से ये बार्टर ट्रांजेक्शन हो पाई है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, धोनी जी के पास, धोनी जी के, विराट जी के पास, सॉरी, भोली जी के पास, भोली जी के पास हेलमेट की जरूरत है, ठीक है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, विराट भाई को हेलमेट की ज़रूरत है, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ धोनी जी के पास अवेलेबल है, और धोनी जी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ विराट भाई के पास अवेलेबल है। मतलब दोनों के पास एक दूसरे के लिए जो चीज़ एक दूसरे को ज़रूरत है वो चीज़ उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इस रीज़न से बार्टर ट्रांजेक्शन हो पा रही है। अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा ना होता तो क्या बार्टर ट्रांजेक्शन हो पाती? मतलब मान लो विराट कोहली के पास, विराट कोहली को हेलमेट की जरूरत थी, ठीक है, धोनी जी के पास हेलमेट होता, ठीक है, धोनी जी के पास हेलमेट है, तो धोनी जी ने अपना हेलमेट उठा करके विराट को दे दिया। लेकिन धोनी जी को बैट की जरूरत नहीं है, धोनी जी को बैट की जरूरत नहीं है, धोनी जी को पैड्स की जरूरत है। पैड्स होता है ना, पैड्स, वो पैड्स की जरूरत है, और वो पैड्स तो विराट कोहली के पास भी नहीं है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वो बार्टर ट्रांजेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सिंपल। चलो, अच्छा, मैं तुमको इतना समझा लिया, पूरे पेज पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरे पेज पे यही लिखा हुआ है। अगर तुमने यहाँ तक समझ लिया, वेरी नाइस। अब सीधा पढ़ते हैं अपन, क्या बोला है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अर्ली टाइम्स में, पहले के टाइम पे जो है ना, पहले के टाइम पे गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज हुआ करते थे गुड्स के बदले में। तो गुड्स दे, मैं तेरे को गुड्स देता हूँ, ठीक है, गुड्स ले, गुड्स दे, ठीक है। तो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम में दोनों इंसान, जैसे विराट कोहली या धोनी जी, इन दोनों के पास, दोनों ने एग्री करना चाहिए सेल करने के लिए और बाय करने के लिए ईच अदर्स गुड्स। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एमसीक्यू में बढ़िया क्वेश्चन आएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है ना, एक एसेंशियल फीचर है बार्टर सिस्टम का, ठीक है। बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम कैसे होगा? अब तक जो मैं तुमको समझाया है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, समझ रहा है? ठीक है। What one person wants to sell must be exactly what other person wants to buy। समझाया मैं तुमको अब तक, वही सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा, अब हमारी प्यारी प्यारी सीबीएसई का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम पैसे को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज करते हैं? पहला रीजन, पैसा जो है हमारे इस एक्सचेंज को बहुत आसान और बहुत कन्वीनियंट बना देता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, तुमको एक गुड्स की जरूरत है, तुमको कुछ सामान की जरूरत है, ठीक है, तुमको कुछ सामान की जरूरत है ना, उस चीज़ के लिए तुम पूरे गांव में भटक रहे हो उस सामान की नीड के लिए कि भाई मुझे ज़रूरत है। मानो तुमको शूज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तुम उस शूज़ के लिए पूरे गांव में भटक रहे हो कि भाई किसी के पास शूज़ है क्या, किसी के पास शूज़ है क्या। मानो तुमको एक व्यक्ति मिला, उसके पास शूज़ थे, उसने कहा भाई मेरे को तो राइस की ज़रूरत है, क्या तेरे पास राइस है? ठीक है, तो आपके पास ऑफर करने के लिए राइस होना चाहिए, तभी तो आपको वो जूते देगा। तो आप समझ रहे हो कितना इनकन्वीनियंस यहाँ पे, कितना इनकन्वीनियंस है। आज के टाइम पे अगर मुझे जूते चाहिए तो मैं अमेजोन पे जाऊँगा, शॉप पे जाऊँगा, पैसे दूंगा, जूते ले लूँगा, ठीक है। तो पैसा जो है ना वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन, सिंगल वे ऑफ एक्सचेंज हो चुका है, सिंगल वे ऑफ एक्सचेंज हो चुका है। अब कोई भी सामान खरीदो आपको बदले में पैसा ही देने का, आपको बदले में मनी ही देने का, ठीक है। तो आपके लिए ईजी और कन्वीनियंट हो चुका है। मनी इज यूज टू बाई एनी कमोडिटी और सर्विसेज। मनी जो है एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करता है इन एक्सचेंज प्रोसेस। वही सारी चीज़ें जो घुमा फिरा के बता रहा है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। देयरफॉर मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। यही हमारे 5 पॉइंट्स हैं। इसको हम लोग अपने डिटेल क्लास के अंदर में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार में हर एक पॉइंटर को उठा करके अच्छे से रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इसको याद करने की भी कोशिश करते हैं। वन शॉट में, रिविजन में ये पॉसिबल नहीं है, इसको याद कर लेना, समझा दिया मैंने। चलिए, अब आता है चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा। कितने तरीके के, कितने प्रकार के पैसा होता है, कितने प्रकार के मनी होते हैं, हाउ मनी फॉर्म्स ऑफ मनी वी हैव। पहली चीज तो करेंसी है, और एक होता है डिपॉजिट विद बैंक। आपके फादर कुछ पैसा कमाते हैं तो वो कुछ पैसा अपना हाथों में रखते होंगे, कुछ पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट करते होंगे। वही हो गया, जो हाथों में पैसा रखते हैं दैट इज करेंसी, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं दैट इज डिपॉजिट विद बैंक। अब जो करेंसी होती है ना, वो या तो पेपर नोट्स के फॉर्म में होगी या फिर कॉइन्स के फॉर्मेट में होती है। और जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक डिमांड डिपॉजिट और एक चेक नाम का कंसेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं नीचे, ठीक है। ये तो मैंने तुमको बस एक समरी दे दी है कि हम लोग नीचे क्या पढ़ने वाले हैं। आइए हिस्ट्री टू टुडे की बात करें
तो पहले के ज़माने में ना ग्रेन्स और कैटल्स यूज़ हुआ करते थे। क्या होते थे? ग्रेन्स और कैटल्स यूज़ हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर मेटेलिक कॉइन्स के ऊपर आए, और फिर फाइनली अभी हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के ऊपर आए हैं, जो कि पेपर नोट्स हैं एंड कॉइन्स हैं। ठीक है, क्या तुमको इतना बात समझ में आई? डन है। अपन आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर अभी हम लोग देखो यहाँ पे करेंसी की बात कर रहे थे, अब वहीं से हम लोग करेंसी को जो है, देखो करेंसी की बात कर रहे थे, अब करेंसी को हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए करेंसी क्या होती है देखते हैं। करेंसी अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है पेपर नोट्स या कॉइन्स, ये क्या है? हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है। अब इस करेंसी को क्यों एक्सेप्ट किया गया, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। अब जो हमारे नोट्स आती हैं, जिन नोट्स के ऊपर प्यारा प्यारा हमारे गांधी जी का फोटो होता है, ठीक है, और उस पर लिखा होता है 100 रुपये, 500 रुपये, सॉरी 100 रुपये, 100 रुपये जो लिखा होता है, 200 रुपये जो लिखा होता है, वो क्यों यूज़ होती है? ठीक है, अगर हम उसको जाके दुकान वाले को दे दें तो हम उसके बदले में 100 रुपये की वैल्यू की जो चीज़ है वो वापस कैसे ले सकते हैं? मतलब अगर हम लोग 100 रुपये की नोट जाके दे रहे हैं दुकान वाले को, तो हम 100 रुपये का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोग करेंसी को यूज़ कर रहे हैं? क्यों वो एक नॉर्मल से कागज़ की 100 रुपये की वैल्यू हो गई, क्यों वो नॉर्मल से कागज़ की 200 रुपये की वैल्यू हो गई? उसके पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट, उसके पीछे का रीज़न है आरबीआई। ठीक है, देखिए करेंसी इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ इट्स ऑथोराइज बाई द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है, हमारे कानून में लिखा हुआ है, लॉ बन चुका है कि वो जो कागज़ है ना, उस कागज़ की 100 रुपये की वैल्यू है। ठीक है, और उस कागज़, उस 100 रुपये के कागज़ को आप दे करके कोई भी 100 रुपये की सामान को खरीद सकते हो। ठीक है, ये हमको गवर्नमेंट ने बताया, ये हमको हमारे लॉ ने बताया है। समझ में आया क्या? इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी आरबीआई है, वो इन करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है और उसको इशू करती है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये हक नहीं है, ये इजाज़त नहीं है उनको कि वो पैसे को प्रिंट करे या इशू कर सके। स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी उनके ऊपर। साथ ही में हमारी लॉ, हमारा कानून कहता है कि हमको पैसे को यूज़ करना है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, तो करना पड़ेगा क्योंकि कानून ने कहा है। ठीक है, पेमेंट इन रुपी कैन नॉट बी रिफ्यूज। ठीक है, इट कैन नॉट बी रिफ्यूज। आज आप जाते हो दुकान वाले के पास, उससे बोलते हो कि भाई तू मेरे पास से सामान ले ले, ठीक है, मतलब तू मेरे को सामान दे दे, मैं तेरे को गोल्ड दे देता हूँ, ठीक है, मैं तेरे को सिल्वर दे देता हूँ। तो आज के टाइम पे वो नहीं चलेगा, वो कहेगा तेरे को मेरे को नोट ही देना पड़ेगा। समझा गया? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम करेंसी डन कर चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है। आइए, डिपॉजिट विद बैंक का मतलब है पैसा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, खलास। देखिए, मनी, सॉरी, पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स बाय ओपनिंग एन बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो बैंक अकाउंट खोलो, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। जब भी आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। जब आप सेविंग अकाउंट खोलते हो ना, तो बैंक आपको सामने से इंटरेस्ट देती है। बहुत ही धनवान है हमारी बैंक। ठीक है, साथ ही में पीपल ऑल्सो हैव प्रोविजंस टू विड्रॉ दी मनी। लोगों के पास ये हक भी है कि वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब आज अगर जाके मैंने अपने बैंक अकाउंट खोला, मैंने अपने बैंक में मान लो 1000 रुपये डिपॉजिट किए, कल जाके मैं अपने रिक्वेस्ट से, अपनी इजाज़त से, अपनी मर्जी से उस बैंक से, मेरे अकाउंट से वो 1000 रुपये वापस से विड्रॉ भी कर सकता हूँ। मैं अपने उस अकाउंट से उन 1000 रुपये को वापस विड्रॉ भी कर सकता हूँ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, मतलब मनी केप्ट इन बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। ठीक है, हमारे हक पे, हमारी डिमांड पे हम उस पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट। अब ये भी एक एसेंशियल फीचर है मनी का। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना मैं तुमको अपने एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए तुमको मैं बता के रखता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हारे कहीं लिखे हुए कोने में तुमने पढ़ी नहीं होगी कभी, इसलिए तुमको मालूम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं चेक का। चेक क्या होता है? चेक बेसिकली एक छोटा सा पेपर होता है। ठीक है, वो पेपर पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, उस पर अमाउंट भरते हैं और उस पर जो हम लोग साइन कर देते हैं। ठीक है, वो जो पेपर है वो कोई पैसा नहीं है। वो पेपर बैंक को ये बताता है, बैंक को ये बताता है कि भाई आपको ना, बैंक को बोलता है कि बैंक देखो, आपको इस पेपर पे या इस चेक पे जो नाम दिखा है ना, जो नाम लिखा हुआ है, उस नाम के व्यक्ति को, उस नाम के व्यक्ति को उतना अमाउंट देना है जो अमाउंट उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है। वापस रिपीट करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं हूँ, ठीक है, और आप है। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, आप दूसरी पार्टी हो, मैं पहली पार्टी हूँ। मैंने आपके नाम पे चेक बनाया। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक चेक लिया। ठीक है, मैंने उस चेक पे आपका नाम लिखा, मैंने आपका नाम लिखा, साथ ही में मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दिए, अमाउंट लिख दी, और यहाँ पे मैंने अपनी साइन कर दी। ठीक है, मैंने अपनी साइन कर दी। अब क्या है, अब ये चेक ना आपके नाम पे बन चुका है। अब आप अगर इस चेक को बैंक में ले जाओगे ना, ठीक है, तो आप इस चेक के माध्यम से बैंक को ये बता रहे हो कि देखो बैंक, इस चेक के ऊपर ना, इस चेक के ऊपर
इस चेक के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि आपका नाम लिखा हुआ है, तो इस चेक पे जिसका नाम लिखा हुआ है ना, आपको उस व्यक्ति को 10,000 रुपये जो अमाउंट लिखी हुई है वो अमाउंट आपको देनी पड़ेगी उस व्यक्ति को। किसके अकाउंट से? मेरे अकाउंट से निकाल करके आपके अकाउंट में बैंक क्या कर देगा? 10,000 रुपये डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली चेक जो है एक इंस्ट्रक्शन पेपर की तरह काम करता है। बात समझिए क्या? अच्छा, अब पढ़ते हैं, देखो। चेक इज एन पेपर इंस्ट्रक्टिंग टू द बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट से, टू द पर्सन्स अकाउंट हुज नेम ऑन द चेक हैज बीन इशूड, मतलब आपके अकाउंट में। समझा गया? ठीक है। करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट टुगेदर बनाता है क्या? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। बिना बैंक के कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं हो सकता, ना ही कोई चेक पेमेंट हो सकती है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज क्लोजली लिंक टू द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, मतलब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। क्या पढ़ने वाले हैं? लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक को समझाने से पहले मैं आपको ये प्यारा प्यारा सा मीठा सा एग्जांपल समझाऊंगा, जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है। ये एग्जांपल अगर आपने समझ लिया तो मान लीजिए आपने ये पूरा समझ लिया, ये पूरा समझ लिया आपने, आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने बताया आप उतना समझ गए तो। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में, इस हमारी कहानी में 3 पात्र हैं। कौन कौन से? एक डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? हम, आप, हम सारी जनता। बीच में है हमारी बैंक SBI, ठीक है, दिख रही है आपको? SBI है, और यहाँ पे है मुक्कू जी। कौन है? मुक्कू जी, विच इज मुकेश अंबानी जी, ठीक है। अब अब बैंक का मॉडल समझने की कोशिश करना कि बैंक काम कैसे करती है, ठीक है। मैं इस एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो मेरी वर्ड्स पे ध्यान देना, आंखें बंद करना, और जो मैं तुमको चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को इमेजिन करना अपने माइंड में, तुमको सब कुछ समझ में आएगा। मान लो एक बैंक है, बैंक का नाम है SBI, ठीक है, SBI की बैंक है, ठीक है। अब SBI की बैंक एक्चुअली ऑपरेट कैसे करती है? SBI की बैंक है, ठीक है। बैंक में कुछ लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप, हम सभी लोग जो है, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम सारे डिपॉजिटर्स ने SBI के अंदर में जाकर के 100 रुपये डिपॉजिट किए। क्या करें? 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए। तो अब आप SBI बन के सोचिए कि SBI के पास डिपॉजिटर्स के पास से, जो जनता है, जनता के पास से टोटल 100 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SBI के पास डिपॉजिटर्स के पास से 100 रुपये आ चुके हैं, तो उनके पास 100 रुपये की नोट है, ठीक है, 100 रुपये की नोट है। अब बैंक क्या करती है बताए? इन 100 रुपये के अंदर से ना चुपके से 10 रुपये निकाल करके अपने जेब में रख लेती है। क्या करती है? उन 100 रुपये के अंदर से 10 रुपये निकाल करके अपनी जेब में रख देती है। और ये जो 90 रुपये है, 90 रुपये बचे हुए 90 रुपये, ये 90 रुपये जो है ना, किसी बिजनेसमैन को या किसी भी व्यक्ति को लोन दे देती है। क्या करती है? लोन दे देती है, ठीक है। वापस बताता हूँ, SBI जो है डिपॉजिटर्स के पास से मान लीजिए 100 रुपये का डिपॉजिट ले लेती है, ठीक है। अब इसके अंदर से 10 रुपये जो है ना वो अपने चुपचाप जेब में डाल के रख देती है, ठीक है, पीछे वाली जेब में ऐसे चुपचाप निकाल के रख देती है। जो बचे हुए 90 रुपये हैं, 90 रुपीज़ है, ये 90 रुपीज़ का वो लोन दे देती है किसी भी व्यक्ति को, 90 रुपीज़ का लोन दे देती है। अब आपको मैंने ऊपर ही बताया होगा कि जो डिपॉजिटर्स पैसा पे करते हैं ना, इन डिपॉजिटर्स को बैंक बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। मैं बैंक हूँ, मैं SBI हूँ, ठीक है, SBI हूँ। जितने डिपॉजिटर्स ने पैसा दिया है, 100 रुपये जो दिया है ना मुझे, अब मुझे इन 100 रुपये पे उन लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक फाइनल बार बोलूंगा और सब कुछ तुम्हारे माइंड में क्लियर होगा। आंखें बंद कर लो, इमेजिन करने की कोशिश करो। इमेजिन करो मैं SBI हूँ, ठीक है, मैं SBI हूँ। बहुत सारे डिपॉजिटर्स थे, बहुत सारे लोगों ने आकर के मेरे अंदर 100 रुपये डिपॉजिट किए, मुझे 100 रुपये दे दिए, मतलब SBI को 100 रुपये दे दिए, मतलब मुझे 100 रुपये दिए। अब मुझे 100 रुपये मिल गए। अब मैं क्या करूँगा मालूम है? उन 100 रुपये के अंदर से 10 रुपये निकाल करके अपनी जेब में रख देता हूँ, ठीक है, 10 रुपये निकाल करके अपनी जेब में रख देता हूँ। और ये जो बचे हुए 90 रुपीज़ है ना, जो बचे हुए 90 रुपीज़ है, ये 90 रुपीज़ जो है मैं बिजनेसमैन को एज अ लोन दे देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे याद आता है कि यार ये जो डिपॉजिटर्स ने मुझे 100 रुपये दिए हैं, मुझे इन 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट भी तो इन लोगों को देना है, तो मुझे इन डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी देना है। तो मैं क्या करूँगा? इन डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देने के लिए पैसा लाऊंगा। अब पैसा कहाँ से आएगा? ये जो पैसा आएगा ना, ये इन लोन पे से जो इंटरेस्ट आएगा, इनके पास से मुझे पैसा मिलेगा, और फिर वही पैसा उठा करके मैं जो है इन डिपॉजिटर्स को दे दूंगा। वापस एक बार समझने की कोशिश करता हूँ, एक फाइनल बार, ठीक है, फाइनल बार तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप तुमको समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं SBI हूँ, मेरे अंदर लोगों ने आगे मेरे को 100 रुपये दिए, डिपॉजिट कर लिए।
लोगों ने कहा कि भाई 100 रुपये दिए हैं, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट दे दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा। 100 रुपये मुझे मिले, मैंने क्या करा, 10 रुपये अपनी जेब में डाल दिए। ठीक है, अब मुझे इन लोगों को इंटरेस्ट देने का है, इन लोगों को इंटरेस्ट देने का, मान लीजिए मुझे इन लोगों को 4% का इंटरेस्ट देने का है, तो मैं इन लोगों को 4% का इंटरेस्ट दे दूंगा, 4% का इंटरेस्ट दूंगा। 100 रुपये जो मैंने मुझमें डिपॉजिट किया ना, मुझे दिए, इसके ऊपर मैं 4 रुपये का इंटरेस्ट दे दूंगा। जो 90 रुपये मेरे पास बचे हुए हैं, ये 90 रुपये जो है मैं आगे एज अ लोन दे दूंगा। ठीक है, और लोन देने के बाद जब मैं मुकेश अंबानी जी को लोन दूंगा, मुक्कू जी को जब मैं लोन दूंगा, तो मैं उनके पास से इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा, तो मैं एज अ बैंक क्या करूंगा मालूम है, जिनको भी मैं लोन दे रहा हूँ उनके पास से मैं ज़्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा। तो मतलब मैं मान लो उनके पास से 8% का इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनके पास से 8% का इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा। ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा पैसा उनके पास से कलेक्ट करूंगा। ठीक है, और जितने मेरे डिपॉजिटर्स हैं उनको मैं कम इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, मतलब मैंने मुकेश अंबानी जी के पास से 8% इंटरेस्ट लिया और डिपॉजिटर्स को सिर्फ 4% इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, और जो बीच के बचे हुए 4% है ना, वो मेरी मतलब बैंक की कमाई हो गई, बैंक की कमाई होगी, बैंक का प्रॉफिट हो गया। समझा क्या? ये एग्जांपल समझाना तो ऊपर का तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दो क्रेडिट सिचुएशन समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि लोन किस सिचुएशन में अच्छा होता है तो किसी सिचुएशन में वर्स वर्स बहुत ही ज़्यादा वर्स हो सकता है। इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल्स देने वाले हैं। एक है सलीम फेस्टिव सीजन और एक है स्वप्ना स्मॉल फार्मर का। इसको मैंने बहुत ही प्यारे वे में प्रेजेंट किया है, समझने की कोशिश करना। सलीम फेस्टिव सीजन के अंदर सलीम नाम का एक शू मैन्युफैक्चरर है जो शूज़ बनाता है। उसको एक दिन 3000 जूतों का ऑर्डर आता है। अब 3000 जूते बनाने के तो उसके लिए उसको पैसा लगेगा। पैसा किस लिए लगेगा? ताकि वो रॉ मटेरियल्स लेके आ सके, वो वेजेस मतलब जो कामदार है लेबर्स उनको पैसे देने पड़ेंगे ना, वेजेस वो कर सके। अब इतने सारे जूते लाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो वो क्या करता है ना, वो क्रेडिट ले लेता है। क्रेडिट माने लोन, उधारी पे पैसा ले लेता है। किसके पास से? वो जो लेदर सप्लायर है, ठीक है, जो जूतों का लेदर सप्लाई करने वाला है ना, उसके पास से वो मटेरियल जो लेदर है वो क्रेडिट पे ले लेता है। उसको बोलता है कि भाई तू मेरे को अभी मटेरियल दे दे, अभी लेदर दे दे, मैं तेरे को बाद में पैसे लौटा दूंगा, तेरे जो ये लेदर के पैसे हैं मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा। और बाकी जिसने 3000 जूतों का ऑर्डर दिया था उस पार्टी के पास से कुछ कैश में एडवांस ले लेते हैं। अब जो इतना पैसा आया, इस पैसे को वो अपने बिजनेस में लगाता है। ठीक है, और उससे जो है वो सारा रॉ मटेरियल खरीदता है, अपना प्रोडक्शन करता है। अब प्रोडक्शन कंप्लीट करके अपने जूतों को बना करके उसको डिलीवर कर देता है और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट कमा लेता है। और उस प्रॉफिट से जो पैसा उसको यहाँ पे अपने क्रेडिट पे पैसा पे करना था लोगों को, वो पैसा जो है वो अपना लोन रीपे कर देता है। क्या कर देता है? रीपे कर देता है। इस सिचुएशन में क्या तुमको कोई गलत चीज़ दिखी? नहीं। इस सिचुएशन में देखा कि भाई क्रेडिट जो है किस तरीके से अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्रेडिट ना मिलता, यहाँ पे ये पैसा ना मिलता, तो वो रॉ मटेरियल कैसे खरीदता, वो वेजेस कैसे देता लोगों को, लेबर्स को, जो दिहाड़ी मजदूरी है वो कैसे देता, ट्रांसपोर्ट का काम कैसे संभालता, जूते बनाता कैसे। ठीक है, तो ये पैसा जो है क्रेडिट, ये सलीम के लिए एक अच्छा काम किया है, पॉजिटिव काम किया है। अब स्वप्ना के बारे में पढ़ते हैं। स्वप्ना जो है ना एक स्मॉल फार्मर है। ठीक है, जो अपने 3 एकड़ की जमीन पे, किस पे? 3 एकड़ की जमीन पे ग्राउंडनट उगाती है। क्या करती है? ग्राउंडनट उगाती है। ठीक है, अब उसको भी पैसों की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उसको सीड्स चाहिए, उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसको पेस्टिसाइड चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए ना। तो वो क्या करती है, वो लोन ले लेती है, मतलब कुछ पैसा उधार पे ले लेती है मनी लेंडर के पास से। अब हर गांव में आपने देखा होगा एक या दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर किसी को पैसे देते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास बहुत पैसा है तो वो हर किसी को ना उधार पे पैसा दे देते हैं। ठीक है, और उनके पास से बाद में पैसा ले लेते हैं। ये होते हैं मनी लेंडर्स, ये होते हैं मनी लेंडर्स। ठीक है, अब स्वप्ना ने पैसा ले लिए ताकि वो ये सारी चीज़ें खरीद सके और अपने 3 एकड़ की ज़मीन पे बढ़िया बढ़िया ग्राउंडनट उगा सके। लेकिन होता क्या है, उसकी क्रॉप्स फेल हो जाती है, मतलब उग ही नहीं पाती, फसल अच्छी आती नहीं है, ग्राउंडनट उग नहीं पाते। अब ग्राउंडनट्स नहीं उग पाते तो इस वजह से वो कुछ पैसा कमा नहीं पाती है, और पैसा ना कमाने की वजह से वो अपना लोन जो कर्जा है वो रीपे भी नहीं कर पाती है। और इससे क्या होता है, वो और कर्जे में डूब जाती है। मतलब अब वो एक कर्जा पे करने के लिए दूसरा कर्जा ले लेती है। ठीक है, और अगले साल जो है वो एक और फ्रेश लोन ले लेती है। ये सोचिए कि भाई इस साल तो जमीन आएगी, इस साल तो क्रॉप्स उगेंगे, इस साल तो फसल अच्छी आएगी, पर उस साल भी फसल अच्छी नहीं आती है। तो उस लोन को पे करने के लिए वो एक और लोन लेती है, उस कर्जे को पे करने वो एक और कर्जा लेती है। इसी साइकिल में फंस जाती है ना। और इस वजह से क्या होता है, उस लोन को, इस कर्जे को पे करने के लिए उसको अपने 3 एकड़ की जमीन को बेचना पड़ता है, तब जाके वो अपना कर्जा पे कर पाती है। तो क्या यहाँ पे लोन मिलना, क्या यहाँ पे क्रेडिट एक अच्छी चीज थी? स्वप्ना के लिए क्या क्रेडिट अच्छी चीज हुई?
क्या एक अच्छा आउटकम बन के आई? नहीं आई ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या हुआ। सलीम के केस में क्रेडिट ने हेल्प करा सलीम को और ज़्यादा गुड्स बनाने के लिए, उसकी इनकम जो है बढ़ गई और अल्टीमेटली उसने क्रेडिट जो है उसके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। वही स्वप्ना के केस में जो है ना, क्रेडिट जो है इतना गंदा उसके लिए हुआ कि भाई वो कर्जे की तले दब गई। इसी को हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, मतलब उसको एक कर्जा पे करने दूसरा कर्जा लेना पड़ा, दूसरा कर्जा पे करने तीसरा कर्जा लेना पड़ा, और अल्टीमेटली जो एक कर्जा है वो रिकवर कर ही नहीं पा रही थी, मतलब कर्ज के तले दब के मर गई, मतलब कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई। समझे क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हमने देखा कि भाई क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, बैंक काम कैसे करती है। फिर हमने देखा कि क्रेडिट किसी सिचुएशन में अच्छा भी हो सकता है तो किसी सिचुएशन में खराब भी हो सकता है। अब हम देखने वाले, अगर आपको लोन लेने का है, अगर आपको लोन चाहिए, है ना, स्पेसिफिकली बात करो लोन, अगर आपको बैंक से चाहिए, बैंक से अगर आपको लोन चाहिए तो आप कैसे बैंक से लोन ले सकते हो? बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास जो है कुछ चीज़ें होनी चाहिए। क्या? आपके पास एक कोलेटरल होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास मोड ऑफ रिपेमेंट होना चाहिए, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अगर आप ये चारों चीज़ कर पाते हो, चारों चीज़ हो जाती है, तो यही होती है आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब आपको इसी प्रकार से लोन मिल जाएगा। फिर अब मैंने आपको सिर्फ समझ दी है, पढ़ाया कुछ नहीं, पढ़ाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर भी अपन एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। कोलेटरल क्या होता है उसके लिए समझने के लिए, कोलेटरल समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई है और ये मुक्को जी है, ठीक है। एसबीआई मुक्को जी जो है एसबीआई के पास आते हैं कि भाई हमें लोन दो, तो एसबीआई ने 90 रुपये का लोन दे दिया, है ना, और मुक्को जी जो है इस लोन के बदले में 8% इंटरेस्ट जो है एसबीआई को देने वाले हैं। बट एसबीआई ने कहा कि यार मुक्को जी आप एक बात बताओ, आप इतना बड़ा लोन, ठीक है, 90 रुपये का लोन लेके आप जाओगे कहाँ पे? ठीक है, क्या पता आप ये 90 रुपये का लोन लेकर के कहीं फॉरेन फरार हो गए तो, ठीक है, कहीं देश छोड़ के चले गए तो, आप अगर हमारा ये लोन रीपे नहीं कर पाए, आप हमारे ये 90 रुपये हमें लौटा नहीं पाए, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना, एसबीआई का तो नुकसान हो जाएगा। तो एसबीआई कहती है मुकुल जी को कि आप एक काम कीजिए, आप कोई अपनी अपना एसेट, मतलब अपनी अपनी कोई भी कीमती बेशकीमती चीज़ को गिरवी रख दीजिए, ठीक है, कोई भी बेशकीमती चीज़ को गिरवी रख दीजिए हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने लोन रिपे कर दिया तो वेरी गुड, अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो हम आपकी उस बेशकीमती चीज़ को जो आपने गिरवी रखी है उसे बेच करके जो पैसे आएंगे वो हम अपने पास रख लेंगे। समझ में आया क्या? इसी बेशकीमती चीज़ को जिसको गिरवी रखते हैं इसी को हम बोलते हैं कोलेटर। कोलेटर का मतलब होता है गिरवी रखना, कोलेटर का मतलब होता है गिरवी रखना, समझे क्या? ठीक है। हम पढ़ते हैं टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट सोर्सेज ऑफ इंडिया। दो प्रकार के क्रेडिट सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का बेसिक मतलब समझ लेना, फॉर्मल का मतलब होता है सारी चीज़ें मीठी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी हो रही है। इनफॉर्मल सब कुछ गंदा है, ठीक है, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें, बाकी बहुत कुछ गंदा है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर में ना बेसिकली बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, ठीक है, जो लोन दे देती है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में अगर आप अपने किसी दोस्त से उधार पे ले रहे हो पैसा, किसी रिश्तेदार का उधार से पैसा ले रहे हो, किसी मनी लेंडर से उधार पे पैसा ले रहे हो, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में, इनफॉर्मल सोर्सेज के अंदर में आता है। अब जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है ना, फॉर्मल सेक्टर के अंदर बेसिकली बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो ऊपर आरबीआई होती है, ठीक है, बैंक को कंट्रोल आरबीआई करती है। तो आरबीआई सब चीज़ों पर नजर रखती है कि बैंक किसको कितना लोन दे रही है, क्या वो रीजनेबल इंटरेस्ट पे दे रही है, क्या ज़्यादा इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं हो रहा ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ों का कंट्रोल जो है ना वो आरबीआई के पास होता है, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जो है नज़र रखती है बैंक्स के ऊपर में। बट अगर आप किसी अपने दोस्त से या किसी रिश्तेदार से लोन लेते हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को पता ही नहीं चलने वाला कि आपने लोन लिया भी है, ठीक है। तो कोई रेगुलेट नहीं करता, कोई अथॉरिटी रेगुलेट करने वाली होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्री हैंड होता है, जो मर्जी करना है करो, जितना इंटरेस्ट चार्ज करना करो, ठीक है जी। बैंक्स को जो है ना मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और जितने भी लोन उन्होंने दिया है उस सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो आरबीआई को देनी पड़ती है, सभी चीज़ों की डिटेल्स आरबीआई को देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई सारी चीज़ें मॉनिटर करती है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करा गया है, ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लिया जा रहा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना वो सब अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मनी लेंडर्स होते हैं वो कितना भी आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, 20%, 30%, 40%, 50%, जो उनकी मर्जी आई, जो उनका मन करा वो उतना इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोअर और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, भाई क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लोअर या फिक्स इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हो तो वो कम से कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हो ना तो यहाँ पे तो आपसे आपको पूरा निचोड़ा जाएगा, आपको लूटा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो मनी लेंडर है उसको तो सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वो आपके पास 40%, 50% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, तो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा।
फॉर्मल सेक्टर आपको एक चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट देता है, ये इनफॉर्मल सेक्टर आपको वहीं पे एक कॉस्टली क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली फॉर्मल सेक्टर अगर ग्रो होगा तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी होगी, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो होगा तो इससे अल्टीमेटली सिर्फ मनी लेंडर्स का उनका ही फायदा है, जो लोन दे रहा है उनका फायदा है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो बेचारा लोन ले रहा है, ठीक है, उसको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि वो गरीब है, वो इतना इंटरेस्ट पे ही नहीं कर सकता कि वो कर्ज के तले दब के मर जाएगा, विच इज डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी बातचीत अपन और कर लेते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मल सेक्टर में कुछ और पढ़ने वाले हैं कि इन्फॉर्मल सेक्टर एक प्रॉब्लम क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर ना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो बोरोवर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं, अब सोचिए कि वो कौन लोग होंगे। बेसिकली फार्मर्स होंगे, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, वो जो है जा करके ऐसे इन्फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। बट जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, जो प्रॉपर पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, वो लोग तो अल्टीमेटली बैंक से ही पैसा लेंगे ना। आपने कभी देखा है अंबानी जी को कि वो जाकर किसी मनी लेंडर से पैसा ले रहा है? नहीं, अंबानी जी बैंक से लोन लेंगे, ठीक है, बैंक से क्रेडिट लेंगे। ठीक है, अब जो ये बोरोवर्स होते हैं, ये अल्टीमेटली इतना पैसा कमा नहीं पाते कि वो अपने लोन का पैसा चुका सकें। उसका इंटरेस्ट ही इतना होता है कि वो उससे चुका नहीं सकते। कभी कभार इंटरेस्ट तो 100%, 150% इंटरेस्ट होता है। मतलब जितना आपने लोन लिया है उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन लिया है, 100 रुपये के लोन के ऊपर आपको 80-90 रुपये तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो 100 रुपये लौटाने पड़ेंगे वो अलग। मतलब 100 रुपये आपने लिए, बदले में आपको 200 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो ये अल्टीमेटली एक बर्डन बन जाता है। ठीक है, दिस लीड्स टू डेब्ट ट्रैप, इंक्रीजिंग डेब्ट और पोवर्टी। अल्टीमेटली इससे वो इंसान और गरीब होगा। उसने लिया 100 रुपये का लोन है, उसको लौटाने 200 रुपये, तो वो और गरीब हो जाएगा ना। समझ रहे हो? अब इसका इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन? देखो, पहला सोल्यूशन तो यही है कि भाई बैंक्स को बढ़ाओ। ठीक है, आज भी बहुत सारे गाँव में बैंक्स नहीं है। ठीक है, और ये बैंक्स ना होने का रीज़न है, ठीक है, बैंक्स ना होने का ही रीज़न है कि इन्फॉर्मल सेक्टर इतना ग्रो हुआ है। ठीक है, और अल्टीमेटली इस रीज़न से लोग इन्फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आसपास बैंक्स ही नहीं है तो लोन लेंगे कहाँ से, कर्ज के लिए पैसा लेंगे कहाँ से? तो उनको उनके पास यही ऑप्शन होता है, समझे? इसलिए मेन तो फॉर्मल सेक्टर है ना, इसको एक्सपैंड करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स हो सकती है ना, बैंक्स जो है उनको लोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे? रूरल एरिया के अंदर में। ठीक है, इससे होगा क्या, जो इन्फॉर्मल सेक्टर है इसके ऊपर डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और जो चीप क्रेडिट है ना, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं हर इंसान को, हर एक भारतीय नागरिक को। ठीक है, अल्टीमेटली फॉर्मल सेक्टर ग्रो होगा तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। समझे क्या? ये पॉइंटर्स तुमको समझ में आया क्या? बहुत ईजी, आराम से आराम से आराम से। अब हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर के आखिरी हिस्से में, विच इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना, बेसिकली ये कुछ वुमेन्स की तरफ से निकाला गई चीज़ थी। ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं, 8-10 लोगों के ग्रुप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हर साल या हर साल नहीं, सॉरी, हर महीने आकर के 100 रुपये 200 रुपये जमा करते हैं। और जितना पैसा उन्होंने जमा करा है, इस पैसे को जमा करके जो है ना, वो कुछ पैसा जमा करते हैं और इसी पैसे से वो लोग को लोन देते हैं। अब ये जो लोन देते हैं ना, ये लोन आप बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। ठीक है, ना ही आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, पढ़ो, देखो, बैंक्स जो है हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होते गाँव देहातों में, और इस रीज़न से क्या होता है कि गाँव में ना जो मनी लेंडर्स है वो लूटते हैं लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके। तो ये SHG वाला एक नया कंसेप्ट आया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हम ग्रुप बनाते हैं, हम पैसे जमा करेंगे और इन्हीं पैसों की मदद से जो है, जो लोगों को लोन की ज़रूरत होगी उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। उन्हें क्या करेंगे? लोन प्रोवाइड करेंगे, कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, इन्फॉर्मल सेक्टर पे ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती है। ठीक है, इवन इफ बैंक एग्जिस्ट, गेटिंग लोन फ्रॉम अ बैंक इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। लेकिन SHG से लोन लेने के लिए आपको ना कोलेटरल देने की जरूरत है, ना आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे फॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, और SHG से आपको लोन लेने पे इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बनाया है बढ़िया बढ़िया। देखो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स, एक सेकंड रुक जाओ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास कोलेटरल है, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट आपके पास कोलेटरल है, तो क्या आप बैंक से लोन ले सकते हो? तो आप बैंक से लोन नहीं ले सकते। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है तो आप बैंक से लोन नहीं ले सकते। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कोलेटरल है,
तो आप बैंक से लोन ले सकते हो ना। बट मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास कोई चीज़ होगी ही नहीं गिरवी रखने के लिए, ठीक है, और कोई फार्मर है, उसके पास 100 तरीके के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे, उसको तो मालूम भी नहीं होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके पास तो ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे ना, उसके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जो गिरवी रख सके वो, तो वो बैंक से लोन लेगा कैसे, ठीक है। तो उसको जाना पड़ेगा इन्फॉर्मल सेक्टर के पास, मनी लेंडर्स के पास, और मनी लेंडर्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इसी रीजन से उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बना SHGs। कौन बने? SHGs बने उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे उनको कोलेक्टर देने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, और लोन भी मिल जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। बट इन्फॉर्मल सोर्सेज लाइक मनी लेंडर जो है ना, लोन दे देते हैं कोलेक्टर के बिना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो SHGs क्या करते हैं? SHG स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो रेगुलरली पैसा सेव करती है ना। 15-20 लोगों का मेंबर का ग्रुप होता ही है। 20-25 रुपये लोग जमा करते हैं, 25 से 100 रुपये जमा करते हैं, और अपनी सेविंग से लोग लोन देते हैं, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, मतलब सेव करते हैं, ठीक है। और इन्हीं मेंबर्स को जो है स्मॉल स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं ग्रुप के अंदर ही। इसका लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और ग्रुप के लोग ही, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वही डिसाइड करते हैं कि लोन का पर्पस क्या होगा, कितनी अमाउंट पे लोन दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट होगा, रीपे आपको कब तक करना है वो। अगर कोई, सबसे खासियत की बात क्या मतलब है, सबसे खासियत की बात ये कि अगर कोई व्यक्ति लोन देने में असमर्थ रहा, ठीक है, कोई मेंबर अगर लोन रीपे नहीं कर पाया, तो दूसरा मेंबर आकर के उसका लोन रीपे कर देता है, ठीक है जी, ओके। अब SHGs और बैंक के बीच का लिंक क्या था? अब क्या हुआ पता है, 1-2 साल के बाद ना, 1-2 साल तक रेगुलर सेविंग करने के बाद ना, SHGs एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। SHGs एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक ने भी देखा कि भाई SHGs का जो गांव में दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होल्ड है उनका, बैंक हर गांव में पहुंच नहीं सकती, इसलिए बैंक्स ने इन्हीं SHGs को प्रमोट करा, उनकी मदद करी, ठीक है, ताकि इसी इनिशिएटिव को और आगे पुश करा जाए, समझे क्या? सो बैंक लेंड टू SHGs इवन विदाउट कोलेटरल। तो बैंक जो है SHGs को बिना कोलेटरल के भी लोन दे देती है,